हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो इसका हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में बस सीधे ही पूछ देते हैं। तो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, और हमारा चैप्टर का भी नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हो गया हमारा चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ हमारा एग्जाम्पल हो गया हमारा H2 हो गया हमारा, ये H2 हो गया हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। O2 हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों मिल के बनता है हमारा H2O। ये हमारा बनता है जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों मिल के बनता है हमारा जल। ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा हो गया अभिकारक। तो अभिकारक हमारा क्या होता है? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। ये हो गया हमारा अभिकारक। तो अभी हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा हमारा इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ हमारा है उत्पाद। तो हमारा उत्पाद क्या होता है? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है। रासायनिक अभिक्रिया हमारा हो जाएगा, उसके बाद जो बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 और O2 दोनों मिल के बन गया हमारा जल। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया हमारा अभिकारक H2 और O2। क्योंकि हमारे यहाँ जो अभिकारक है, यहाँ बोला है कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो ये दोनों भाग ले रहा है H2 और O2, हाइड्रोजन और जल दोनों हमारा भाग ले रहा है। ये हो गया हमारा अभिकारक। और उत्पाद हो गया हमारा वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है। तो यहाँ हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ और उसके बाद ये बन गया जल उत्पाद H2O। तो ये हो गया हमारा उत्पाद और ये हो गया अभिकारक। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे H2 और O2 दोनों मिलके हमारा बन गया जल, और ये हो गया हमारा अभिकारक, ये हो गया हमारा उत्पाद। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके प्रकार होते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन होता है और एक रेडॉक्स होता है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन हम देख लेते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? रासायनिक परिवर्तन हमारा होता है वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात परिवर्तन हो गया, उसके बाद क्या होगा? पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई ऐसा परिवर्तन होगा जिसके बाद हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया लोहे में जंग लगना। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा लोहे में जंग लगना। अगर लोहा में जंग लग गया तो हमारा वो फिर से लोहा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। तो रासायनिक अभिक्रिया इसका यहाँ हमारा यही बोला है इसका परिभाषा में भी कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात परिवर्तन हो गया, उसके बाद पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वैसे यहाँ हमारा एग्जाम्पल है कि लोहे पर जंग लगना। अगर लोहे में जंग लग गया तो उसे हम दोबारा फिर वैसे नहीं कर सकते जैसे लोहा हमारा पहले था। अगर और एक हो गया हमारा अगरबत्ती का जलना। अगर अगरबत्ती तो जल के हमारा ख़त्म हो जाएगा तो वो भी हमारा पुनः प्राप्त हम उसे भी नहीं कर सकते। एक ये दूसरा हो गया हमारा दूध का फटना। अगर दूध हमारा फट गया तो फिर से वो अपने नॉर्मल रूप में नहीं आ सकता जैसे वो दूध पहले था। तो हमारा यहाँ परिभाषा के जैसे वैसे आप समझ सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो लोहे में जंग लगना, अगरबत्ती का जलना और दूध का फटना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। रासायनिक देख लेंगे, भौतिक परिवर्तन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है हमारा वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन होगा जिसके बाद हम
पदार्थ को पहले के जैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हो गया हमारा पानी का बर्फ में बदलना। अगर पानी हमारा बर्फ में बदल गया तो हम पानी अगर बर्फ में बदला तो फिर से हम बर्फ को पिघलाकर पानी बना सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भौतिक परिवर्तन हमारा वही होता है जो अपरिवर्तन, जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर परिवर्तन हो भी गया तो उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। जैसे यहाँ पे पानी का बर्फ में बदलना, और एक हमारा है मोमबत्ती का पिघलना। अगर मोमबत्ती पिघल रहा है तो फिर से वो मोमबत्ती बन जाएगा। अगर यहाँ होता मोमबत्ती का जलना तो वो जल के खत्म हो जाएगा, तो मोमबत्ती का जलना हो जाएगा, तो वो आता हमारा रासायनिक परिवर्तन में। क्योंकि यहाँ पे मोमबत्ती का पिघलना है तो इसलिए हो जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया है नेक्स्ट पॉइंट। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया हो गया हमारा जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है, यही था हमारा। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा हो गया CaO प्लस H2O बराबर CaOH पर हॉल 2। तो अगर हम CaO लेंगे और H2O लेंगे तो दोनों हम मिलके बन जाएगा हमारा CaOH पर हॉल 2 बन जाएगा। तो यहाँ हमारा संयोजन अभिक्रिया में है जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो अभिकारक यहाँ पे हमारा है जो भाग लेता है, यहाँ पे दो अभिकारक है, दोनों मिल के और एक उत्पाद बन गया हमारा, ये उत्पाद बन गया, तो वो होता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो ये हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया हमारा हो गया। एक बार और हम इसका एग्जाम्पल समझा देते हैं। संयोजन अभिक्रिया, इसका एग्जाम्पल है हमारा CaO। ये हो गया हमारा, ये फॉर्मूला हमारा होता है बिना बुझा हुआ चूना का। तो बिना बुझा हुआ चूना लेंगे और जल लेंगे H2O। ये दोनों अगर मिल के क्या बनेगा हमारा, दोनों मिल जाएगा तो हमारा बन जाएगा बुझा हुआ चूना, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो बुझा हुआ चूना का नाम एक है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा बुझा हुआ चूना, और एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे CaO। ये हो गया हमारा बिना बुझा हुआ चूना, और दूसरा नाम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे और जल को लेंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और एक हो गया हमारा बिना बुझा हुआ चूना लेंगे और जल लेंगे तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। फॉर्मूला एक ही है, बस दो नाम है। तो अब देखते हैं हमारा वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया हमारा हो जाएगा जब एक अभिकारक, अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक समीकरण में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जब एक अभिकारक किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे। जब एक अभिकारक हो और किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन का हमारा दूसरा नाम होता है अपघटन। वियोजन का दूसरा नाम अपघटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है हमारा H2O, जल लेंगे और यहाँ पे विद्युत हो गया हमारा करंट। इसमें अगर करंट डालेंगे तो वो जो हमारा टूट जाएगा, एक H2 में, एक हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में। दूसरा है हमारा CaCO3। तो ये हमारा संगमरमर का सूत्र है। तो अगर संगमरमर को हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसमें ताप डालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा, टूट जाएगा CaO में, बिना बुझा हुआ चूना में टूट जाएगा CaO, और दूसरा हमारा हो जाएगा CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, और तीसरा हमारा AgCl हम अगर सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा, टूट जाएगा Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा हमारा। और Ag अगर Br में लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा,
ये प्रकाश इसमें डालेंगे तो हो जाएगा Ag प्लस Br2। हो गया। ये सिल्वर क्लोराइड है और ये सिल्वर ब्रोमाइड है। इसमें सूर्य का प्रकाश डालना है, इसमें भी, तो दोनों में डालेंगे तो ये Ag प्लस Cl में टूट जाएगा और ये G और ये Br में टूट जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन हमारा यहाँ पे हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन हमारा हो जाएगा जब एक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित करता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा Fe प्लस CuSO4। तो बराबर हमारा क्या बन जाएगा, दोनों मिलके हमारा बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ये हो गया हमारा, और Fe का कलर भूरा होता है और CuSO4 का नीला। ये दोनों को अगर मिल जाएगा Fe और प्लस CuSO4 तो ये Fe हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसका ये जो हमारा यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Cu है, तो Fe जो हमारा है उसका अभिक्रियात्मक तत्व जो है उसका यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व है। ये इसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील है और इस Cu में कम अभिक्रियाशील है। तो Fe जो है वो यहाँ आ जाएगा Cu के जगह पर, और Cu इधर साइड में हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा FeSO4 और यहाँ पे Cu साइड में हो जाएगा, क्योंकि इसमें कम अभिक्रियाशील तत्व कम है। अब दूसरा देखते हैं हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है हमारा, वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे क्या कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अथवा हमारा क्या हो जाएगा, अथवा वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक है। तो अभिकारक क्या होता है हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। अभिकारक हो गया हमारा जिसमें जो रासायनिक समीकरण में भाग लेता है, वो अभिकारक हो गया। वो दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और उसमें दो तत्वों का विस्थापन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा Na2 और SO4। Na2SO4 है और दूसरा हमारा है BaCl2। दोनों को अगर मिल जाएगा तो बन जाएगा हमारा BaSO4 और दूसरा बन जाएगा NaCl। ये हो गया हमारा। इसमें दो अभिकारक है, एक Na2SO4 और दूसरा हमारा BaCl2 है। तो दो अभिकारक आपस में दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बन जाएगा, दो तत्वों का विस्थापन हो गया। एक बन गया हमारा BaSO4, यहाँ पे Ba हो गया और ये SO4 यहाँ आ गया, जो कि इसमें कम क्षमता है इसलिए उसको उधर कर दिया। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसमें यौगिकों की संख्या कम है इसलिए इसको ये विस्थापित कर देगा। और यहाँ पे हो गया हमारा Ba हो गया, यहाँ पे SO4 आ गया और यहाँ पे हमारा Na हो जाएगा और यहाँ पे Cl हो जाएगा, ये बचा हुआ। दूसरा हमारा है उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन हमारा जुड़ेगा लेकिन हाइड्रोजन का ह्रास होगा, उसे क्या कहते हैं, उसे उपचयन या दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा Cu प्लस O2, दोनों मिलके बन जाएगा CuO। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, CuO, इसमें O जुड़ रहा है और हाइड्रोजन का ह्रास। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन हमारा नहीं जुड़ेगा और हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन हमारा जुड़ जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं,
उसे अपचयन अभिक्रिया, अपचयन या अवकरण, इसका दूसरा नाम है अवकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नाम है कि पूछ ही देता है लगभग कि 90% चांस है कि पूछ ही देता है दूसरा नाम क्या होता है। ये पूछ देगा कि अपचयन का दूसरा नाम क्या है, उपचयन का क्या है, तो इसको याद रखना है। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा अवकरण, अभिक्रिया कहते हैं। और इसका जो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा वो है हमारा NZNO बराबर Zn प्लस O2। दूसरा देखते हैं हम, इसमें क्या हो रहा है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, Zn है O है, तो Zn कर दिया और ये बराबर O2 चला गया, इसमें ह्रास हो रहा है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स हो गया हमारा वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होगा तथा दूसरा अभिकारक क्या होगा, अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारा CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं, एक हमारा यहाँ पे एक जगह यहाँ हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ हमारा ह्रास हो रहा है, तो ये हो गया हमारा अपचयन। और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा उपचयन। तो ये हो गया हमारा, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ये हमारा एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम इसको पढ़ के। हमारा उपचयन में बोला है कि वैसे भी इसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का योग होता है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का योग नहीं यहाँ हो रहा है, यहाँ H2 है, यहाँ H2O है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे हो रहा है, योग हो रहा है, यहाँ H2O जुड़ रहा है, CuO है, यहाँ पे जुड़ रहा है, ये उपचयन हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तो ये हो गया हमारा अपचयन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये हो गया हमारा, जब कोई धातु अपने आसपास, उसके आसपास में अम्ल, आर्द्रता वाले इत्यादि के संपर्क में आता है, अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल से ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल हमारा है, चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना इसका उदाहरण है। तो चांदी के ऊपर हमारा काली परत चढ़ता है, तांबे के ऊपर हरी परत, इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा संक्षारण का। धातु पे अम्लता इत्यादि के संपर्क में आता है हमारा धातु, उस पे तो वो संक्षारित हो जाती है, वही होता है हमारा संक्षारण। एग्जाम्पल हो गया चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हमारा विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है हमारा, जब वसायुक्त अथवा तेल या खाद्य पदार्थ, तेल वाला खाद्य पदार्थ, तेल या खाद्य पदार्थ लंबे समय तक क्या होता है, हवा के संपर्क में रहता है, तो वो क्या करता है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है। तत्पश्चात इसके गंध एवं स्वाद में परिवर्तन हो जाती है, अर्थात विकृत गंधिता हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया जैसे कि चिप्स की थैली से, चिप्स का पैकेट है हमारा, तो उसमें क्या, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो वो पूरा ही खराब हो जाता है। में नाइट्रोजन गैस रहता है, इसलिए वो जैसे का तैसा बना रहता है। नहीं तो वो अगर उसमें ऑक्सीजन का, उसको मगर फाड़ देंगे, चिप्स के पैकेट को अगर हम फाड़ते हैं तो वो उसमें ऑक्सीजन जाता है, तो अगर आपको उसको थोड़ी देर के लिए भी रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा।
जैसे यहाँ पर हमारा है चिप्स की थैली से ऑक्सीजन निकाल कर नाइट्रोजन के भरा जाता है, ऑक्सीजन उसमें नहीं रहता। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो उतने सालों तक चिप्स का पैकेट नहीं रहेगा। जैसे कभी भी लोग लाते हैं, कभी भी बेच देते हैं, बहुत दिनों तक रहता है। अगर वैसे ऑक्सीजन रहेगा तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए उसमें चिप्स की थैली में हमारा नाइट्रोजन गैस रहता है, ना कि ऑक्सीजन रहता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं विकृत गंधिता क्या होता है। जब वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है। तत्पश्चात इसके गंध एवं स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, धातु विकृत गंधिता हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, चिप्स की थैली से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस रहती है, नाइट्रोजन। हो सकता है कि ये पूछ ले, 90% चांस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब रासायनिक समीकरण देखते हैं। रासायनिक समीकरण हमारा हो गया जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक हमारा जो है वो अभिक्रिया करता है, उसके बाद एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। और इसका एग्जाम्पल हमारा है H2 + O2 = H2O। हाइड्रोजन और जल दोनों मिलकर बन गया हमारा H2O, जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बन गया हमारा जल। तो यहाँ है जब दो या दो से अधिक अभिकारक, तो ये दोनों हमारा अभिकारक हो गया H2 और O2। दोनों मिलके क्या, दोनों अभिक्रिया करेगा, उसके बाद एक या एक से अधिक उत्पाद का बनेगा। तो एक उत्पाद बन गया हमारा, तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है वो हम देखते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है हमारा जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो 100% भी पूछ देता है, 98% है कि ये पूछ देगा। संतुलित रासायनिक समीकरण है कि समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा हो गया जब किसी रासायनिक समीकरण में, ये रासायनिक समीकरण हो गया हमारा अभिकारकों तथा उत्पादों, ये हो गया हमारा अभिकारक, ये हो गया हमारा अभिकारक H2 और O2 अभिकारक हो गया। और ये हो गया हमारा उत्पाद, ये H2O हो गया हमारा उत्पाद। तत्वों के परमाणुओं की संख्या, इसमें तत्व की परमाणु कितना है, इसमें 2 परमाणु है, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो इसमें परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसको हम संतुलित यहाँ किए हैं कि यहाँ पे है हमारा 2 हाइड्रोजन था पहले से, H2 और O2 हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो दोनों मिलके हमारा बन जाएगा H2O बनता। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे बस एक ही ऑक्सीजन, यहाँ पे यहाँ पे 0, एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हम यहाँ पे इसको आगे में नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए हमें पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो हमारा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इसको भी यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ इसको समझाते हैं हम। यहाँ हमारा है कि जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, या हमारा इसका एग्जाम्पल था H2 + O2 = H2O। ये था हमारा यहाँ पे इसका एग्जाम्पल। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो हम इसको यहाँ पे बीच में घुसा के नहीं लिख सकते हैं, ताकि हम यहाँ पे अगर हम 2 लिख देंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके लिए हमें ये पूरा जो इसका लास्ट वाला आता है H2O है, तो पूरा फार्मूला है, तो इसके लिए हमें ऊपर में यहाँ पे आगे हमें लिखना पड़ेगा 2। तो यहाँ पे 2 लिख दिए, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे 2 कर दिए तो 2 का से 2 को गुना करो तो 4 हो गया। यहाँ हो गया हमारा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है तो क्या करें, तो यहाँ पे 2 को लिख देंगे, तो यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे ही संतुलित करते हैं हम समीकरणों को, ऐसे ही संतुलित करते हैं। ये तो एग्जाम में आता ही है, संतुलित करने के लिए फॉर्मूला दे देगा हमारा, उसे संतुलित करने के लिए आएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ऐसे संतुलित करते हैं। इसका संतुलित समीकरण, इसका परिभाषा देख लेते हैं एक बार फिर। जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों, ये दोनों हो गया हमारा अभिकारक, अभिकारकों तथा उत्पाद दोनों में जो है तत्वों के परमाणु, इसमें परमाणु दिया हुआ था, ये तत्व हो गया हमारा H2O2, इसमें परमाणु जो दिया हुआ है ये समान रखना चाहिए, एक भी ज़्यादा नहीं, समान हो रहेगा तो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारा हो गया वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ, उत्पाद का निर्माण के साथ क्या होगा, ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। उसे क्या कहते हैं, उसमें उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है CH4 + O2 2H2 2O2, यहाँ पे इसको संतुलित किया गया है इसलिए यहाँ पे 2 है, और तो यहाँ पे CH4 है और +O2 लेंगे तो हमारा हो जाएगा CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और प्लस ऊर्जा बनेगा। तो यहाँ पे बोला है ऊष्माक्षेपी वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण, उत्पाद यहाँ पे होगा हमारा, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ, उत्पाद का तो निर्माण हो गया, यहाँ पे ये हो गया हमारा अभिकारक, यहाँ पे उत्पाद का निर्माण हुआ है CO2 H2O, उसके साथ क्या हुआ है, ऊष्मा भी उत्पन्न हुआ है। उसके साथ हमारा ऊर्जा भी उत्पन्न हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कोई ऊष्मा भी हुआ है उत्पन्न, और यहाँ हो गया हमारा ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्मा, ऊर्जा और ऊष्मा एक ही होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी तो हम देख लिए, अब देखते हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, वो हो गया हमारा ऊष्माक्षेपी। तो अब ऊष्माशोषी देखना है। तो ऊष्माशोषी क्या होता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, जिसमें ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी, इसमें हमारा था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ हमारा ऊर्जा भी उत्पन्न होता था, और इसमें हमारा क्या है, इसमें तो उल्टा ही है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है और अवशोषित कर लेता है, ये हो गया ऊष्माशोषी। इसमें तो इसका है, लग रहा है क्वेश्चन से ही कि ऊष्माशोषी जो ऊष्मा को शोषित कर लेगा। तो इसका एग्जाम्पल हमारा है CaCO3, संगमरमर है CaCO3, तो हमारा CaCO3 है, और अगर ऊष्मा से अभिक्रिया करेगा तो क्या है, 2 चीज में टूट जाएगा, एक CaO में बिना बुझा हुआ चूना में, और दूसरा CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में डिफरेंट है। ये हो जाएगा कि उत्पाद के साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा, और दूसरा ऊष्माशोषी हो जाएगा हमारा जो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, तो वो हो गया हमारा ऊष्माशोषी। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।